Hello everyone and once again welcome to NS Online Education. My name is Naveen Kumar and as you people know we are covering most important topics for your GATE examination. तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपना टॉपिक डीएनए डाइजेशन एंड जेल एनालिसिस। सबसे पहले हम बात करेंगे डीएनए कन्फर्मेशंस की। आपको पता है डीएनए डिफरेंट डिफरेंट कन्फर्मेशन में प्रेजेंट होता है और सबसे सिंपल और इजी आपको पता है लीनियर कन्फर्मेशन ऑफ डीएनए, उसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक लीनियर लाइन। बात करते हैं बाकी कन्फर्मेशंस की। बाकी कन्फर्मेशंस में आएगा आपका रिलैक्स कोवलेंटली क्लोज सर्कुलर डीएनए, जैसे कि आपको इस इमेज में देख करके क्लियर हो रहा होगा, ये क्लोज सर्कुलर डीएनए है। ये आपको मिल जाएगा इकोलाई। आपको पता है इकोलाई का जो जीनोम होता है वो आपका सर्कुलर डीएनए होता है। इसके अलावा प्लाज्मिड, जनरली जो प्लाज्मिड होते हैं वो भी सर्कुलर होते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो डीएनए होता है आपका, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो डीएनए होता है, तो ये भी क्या है, सर्कुलर फॉर्म में आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये तो इजी अंडरस्टैंड करना। बात करते हैं बाकी कन्फर्मेशंस की। बाकी कन्फर्मेशंस में आपका नेक्स्ट आता है ओपन सर्कुलर डीएनए। क्या है? ओपन सर्कुलर डीएनए। इसको ओपन सर्कुलर क्यों बोलते हैं इसको समझते हैं। आप देख सकते हैं इसमें इस इमेज में और इस इमेज में सिर्फ यहाँ पर एक ही डिफरेंस है कि यहाँ पर एक फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड मिसिंग है। यहाँ पे क्या है बच्चों, एक फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड मिसिंग है एक स्ट्रैंड का। ठीक है, दूसरा वाला कंटिन्यूस है बस, बट एक स्ट्रैंड का एक फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड मिसिंग है। इसको बोलते हैं निक्ड डीएनए। तो यहाँ से निक्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड आपका मिसिंग है दो डीऑक्सीराइबोस शुगर के बीच में। ठीक है, एक स्ट्रैंड के अंदर। अब आप मुझे बताइए कि अगर आपको इसको कन्वर्ट कराना हो, किसको, कोवेलेंटली क्लोज को अगर आपको कन्वर्ट कराना है किसमें, ओपन सर्कुलर में, ओपन सर्कुलर डीएनए में आपको इसको कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, आप किस एंजाइम का यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक बॉन्ड मिसिंग है। क्या है? फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो या तो मिसिंग है या ब्रेक किया गया है, तो सिंपल सी बात है ब्रेक किया गया होगा। ठीक है, तो अगर वो ब्रेक है तो आप मुझे बताइए कि वो ऐसे कौन से एंजाइम है जो फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड को कट करते हैं। तो आपका आंसर आना चाहिए न्यूक्लियस। ठीक है, आप लोगों को पता है न्यूक्लियस वो एंजाइम है जो कि क्या करता है, आपका फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड को कट कर देता है। और इसके भी दो टाइप होते हैं, एक होता है एंडो और एक होता है एक्सो। एक होता है एंडो न्यूक्लियस और एक होते हैं आपके एक्सो न्यूक्लियस। एक्सो न्यूक्लियस आपको पता है कि ये टर्मिनल्स पर वर्क करते हैं, 5 प्राइम या फिर 3 प्राइम टर्मिनल पे। ये विद इन आपका डीएनए कट नहीं कर सकते। विद इन डीएनए कौन कट करता है, आपका एंडो। तो एंडो न्यूक्लियस विद इन न्यूक्लियस कट करेगा। तो आप मुझे बताइए कि यहाँ पर एंडो न्यूक्लियस की जरूरत होगी एक्सो न्यूक्लियस की। तो आपको पता है ये कोई टर्मिनल एंड तो नहीं है, तो हमें क्या करना है, विद इन डीएनए कट करना है। तो विद इन डीएनए कौन कट करेगा, एंडो न्यूक्लियस। तो यहाँ पे इसलिए आप देख सकते हैं इन्होंने किसका यूज किया है, एंडो न्यूक्लियस एंजाइम का यूज किया, ताकि एक स्टैंड पे एक फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड ब्रेक किया जा सके। अब सिंपल सी बात है, इसका रिवर्स भी पॉसिबल है। रिवर्स कैसे पॉसिबल है, आपको क्या करना है, एक फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाना पड़ेगा, यानी कि आपको दो स्ट्रैंड्स को ज्वाइन करना है। दो स्ट्रैंड कैसे ज्वाइन करेंगे आपको पता है, इसके लिए कौन सा एंजाइम होता है ज्वाइन करने के लिए। तो ज्वाइन करने के लिए जिसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल ग्लू। तो ये क्या है आपका डीएनए लाइगेज। तो ये आपका क्या काम करता है, ग्लू का काम करता है। ये दोनों को क्या करेगा, दोनों के बीच में एक फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना देगा और वो दोनों ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका डीएनए लाइगेज। तो ये दो कंफर्मेशन हमने पढ़ ली है, कोवेलेंटली क्लोज सर्कुलर डीएनए और एक आपकी ओपन सर्कुलर डीएनए। बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्म की। तो नेक्स्ट कंफर्मेशन आपका सुपर कोल्ड डीएनए। सुपर कोल्ड डीएनए आपने पढ़ा होगा, इसके बारे में थोड़ा सा हम भी एक्सप्लेन करते हैं। चलिए, इस इमेज की हेल्प से हम समझते हैं सुपर कॉइलिंग को। जैसे जैसे कि आप देख सकते हैं ये रोप है और इसमें अगर आप कंसिडर करें कि आपका फर्स्ट स्ट्रैंड है और आपका सेकंड स्ट्रैंड है, तो आप इसको एक डीएनए की तरह एज्यूम कर सकते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे कि आप लोगों को पता है रेप्लिकेशन में एक रेप्लिकेशन फॉक बनता है। जब रेप्लिकेशन होता है डीएनए का, तो वहाँ पे क्या बनता है, एक रेप्लिकेशन फॉक बनता है। और रेप्लिकेशन फॉक आप देख सकते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, ये स्ट्रैंड इधर मूव करेगा, ये स्ट्रैंड इधर मूव करेगा, ताकि यहाँ पर क्या हो सके, रेप्लिकेशन आपका किया जा सके। इज दैट क्लियर? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। एक उसमें आपका, सॉरी मैंने डायरेक्शन गलत बनाया है रेप्लिकेशन का। तो आपका एक में रेप्लिकेशन इस तरीके से चलेगा क्योंकि 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और दूसरे वाले में आपके ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बनते हैं ना, आपको याद होगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो इस तरीके से रेप्लिकेशन चलता है। तो उसकी वजह से क्या है कि जैसे ये अनवाइंड होता है डीएनए, डीएनए के अनवाइंडिंग से क्या है, यहाँ पर स्ट्रेस जनरेट हो जाता है बाकी के डीएनए में। ठीक है, तो ये जो टेंशन स्ट्रेस जनरेट हुआ है, इसकी वजह से क्या होता है बच्चों, सुपर कोइलिंग हो जाती है। इसकी वजह से क्या हो जाता है, सुपर कोइलिंग आपके डीएनए में हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ से आप ये क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट आपको सुपर कोइलिंग का। तो ये एक एग्जांपल के थ्रू वापस आ जाते हैं। तो ये आपकी स्टेज है सुपर कोइल्ड डीएनए। एक हेलिकल आप देख सकते हैं, एक हेलिकल फॉर्म है।
इसको अगर आपको एक नॉर्मल डीएनए, जो आपका नॉर्मल क्लोज सर्कुलर डीएनए, अगर आप चाहते हैं उसको सुपर कॉइल्ड डीएनए बनाया जाए, ठीक है, तो उसके लिए आप कौन सा एंजाइम यूज कर सकते हैं, डीएनए गायरेज की आप हेल्प ले सकते हैं, और डीएनए गायरेज आपकी हेल्प करेगा इस कोवलेंटली क्लोज सर्कुलर डीएनए को सुपर कॉइल्ड डीएनए बनाने में, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि ईटीबीआर भी बच्चों क्या है, एक इंटरकैलेटिंग एजेंट है। ये क्या करता है, डीएनए में जाकर के इंटरकैलेट कर जाता है, ठीक है, बट वो हमारे यहाँ पे उसको डिस्कस नहीं करेंगे। बट मैं आपको बताना चाहूंगा कि ईटीबीआर की जो कंसंट्रेशन, अगर आप उसको इंक्रीज करते हैं, अगर आप ईटीबीआर की कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं, तो सबसे पहले तो वो क्या करता है, सुपर कोल्ड डीएनए को आपका सुपर कोइलिंग को रिड्यूस कर देता है, ठीक है। तो सुपर कोइलिंग को किस में कर देगा, रिलैक्स में कर देगा। और उसके बाद अगर आपने फर्दर ईटीबीआर की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दी, तो वो क्या करेगा, ये जो रिलैक्स स्टेट अचीव हुई थी उसको क्या करेगा, अब नेगेटिव सुपर कोइलिंग। तो अगर ये पॉजिटिव है तो, और अगर आपने पहले इंक्रीज करी ईटीबीआर की कंसंट्रेशन, तो पहले वो रिलैक्स हो जाएगा, और रिलैक्स के बाद वो किस में हो जाएगा, नेगेटिव सुपर कोइलिंग इंट्रोड्यूस कर देगा, अगर आपने कंसंट्रेशन फर्दर इंक्रीज कर दी। तो ये एक बात मैं आपको बताना चाहता था। चलिए वापस आ जाते हैं सुपर कोइलिंग पे। तो अब इसको अगर आप, तो ये तो बात हो गई कि आपको इसको इसमें कन्वर्ट करना है, किसको कन्वर्ट करना है, कोवलेंट क्लोज को सुपर कोइलिंग में, सुपर कोइल्ड डीएनए बनाना है, तो डीएनए गायरेज का यूज किया। बट अगर आपको सुपर कोल्ड स्टेट को किस में लाना है, रिलैक्स्ड स्टेट में लाना है, एटीबीआर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, अब नॉर्मल देखेंगे, एंजाइम का यूज करेंगे। तो यहाँ पे सुपर कोल्ड स्टेट डीएनए को अगर आपको कन्वर्ट करना है रिलैक्स कोवलेंटली क्लोज सर्कुलर डीएनए में, तो ध्यान से सुनिए, वहां पे आप कौन सा एंजाइम यूज करेंगे, टोपोआइसोमरेज। और ये आपने पढ़ा होगा रेप्लिकेशन में, कहाँ पे पढ़ा होगा, रेप्लिकेशन में, क्योंकि इसका यूज किया जाता है रेप्लिकेशन में, ताकि जो रेप्लिकेशन फॉर्क की वजह से जो आपका है डीएनए, उसको रिलैक्स करने के लिए सुपर कोलिंग जो हुई है डीएनए में रेप्लिकेशन फॉर्क की वजह से, उसको वापस से रिलैक्स कौन करता है, टोपोआइसोमरेज आपका रिलैक्स वहां पे कर देता है, ठीक है। तो टोपोआइसोमरेज जो है यहाँ पे फंक्शन करता है इसको रिलैक्स में। और बाकी बात करते हैं, अगर आपको इससे बनाना है, आपको ओपन सर्कुलर डीएनए, क्या बनाना है, ओपन सर्कुलर डीएनए बनाना है, तो भी आपको एंडोन्यूक्लियस की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी, एंडोन्यूक्लियस। देखिए यहाँ पे भी एंडोन्यूक्लियस यूज किया, और यहाँ पे भी एंडोन्यूक्लियस यूज किया इसको कन्वर्ट करने में। आप कहेंगे सुपर कोइलिंग कहाँ चली गई, एक ब्रेक आपने क्या किया है, सिर्फ एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक किया है। और आप देख सकते हैं एक फॉस्फोडाइस्टर ब्रेक करने से आपका जो सुपर कोइल्ड डीएनए है वो किसमें कन्वर्ट हो गया, ओपन सर्कुलर डीएनए में, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ बच्चों, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जैसे आपने इसको कट किया, तो जो एक्स्ट्रा ये जो कॉइलिंग हुई थी वो अपना आप ही रिलीज हो जाती है, क्योंकि ये अपना आप ही मतलब ट्विस्ट टर्न करेगा, और जिसकी वजह से क्या है, आपका सुपर कॉइलिंग अपना आप ही रिड्यूस हो जाती है। अब मैं इसको यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम चला जाएगा, ठीक है। अब ये जो एंडोन्यूक्लियस ने यहाँ पे कट करके जो इसको रिलीज कराया है, इसकी वजह से निक डीएनए बना है, बट यहाँ पे क्या है, सुपर कॉलिंग आपकी खत्म हो गई है। बट यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पे क्या है, बिना ब्रेक किए इसने क्या किया, सुपर कॉलिंग रिड्यूस कर दी। आप देख सकते हैं टोपोआइसोमरेज ने यहाँ पे क्या किया है, एंडोन्यूक्लियस ने कट लगाया, तो सुपर कॉलिंग आपकी हट गई है। और लेकिन यहाँ पर टोपोआइसोमरेज ने ऐसा क्या किया कि आपका यहाँ पर जो ये सुपर कॉलिंग थी वो आपकी यहाँ पर अब नहीं है। तो ऐसा टोपोआइसोमरेज ने क्या किया, तो टोपोआइसोमरेज भी बच्चों एंडोन्यूक्लियस की तरह ही फंक्शन कर रहा है यहाँ पर। बट वो क्या करता है, जब वो हटता है, जब टोपोआइसोमरेज हटता है, तो वो दोबारा से क्या करता है, पॉलीमरेज मतलब जो आपका बॉन्ड ब्रेक किया है उसको दोबारा से ज्वाइन भी कर देता है। तो ये दोनों काम करता है, ब्रेक भी करता है, ज्वाइन भी करता है। बट एंडोन्यूक्लियस सिर्फ ब्रेक करता है, तो इसने यहाँ पे ब्रेक करके इसको छोड़ दिया, तो ये सुपर कॉलिंग रिमूव हो गई। टोपोआइसोमरेज क्या करता है, पहले ब्रेक करता है, तो ब्रेक करने से सुपर कॉलिंग रिमूव हो जाती है, और जैसे ये टोपोआइसोमरेज हटता है तो वापस से ज्वाइन कर देता है। तो ये वर्क होता है टोपोआइसोमरेज का, ये भी एंडोन्यूक्लियस की तरह वर्क ही कर रहा है सुपर कॉलिंग को हटाने के लिए। बट जब ये जाता है तो उसको ज्वाइन भी कर देता है, तो इसलिए हमें जो रिजल्ट मिलता है वो है कोवलेंटली क्लोज सर्कुलर डीएनए। बट यहाँ पर वो हमें नहीं मिलता है रिजल्ट, यहाँ पे एक निक्ड मिलता है, ठीक है। इज दैट क्लियर। तो यहाँ से देखिए कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी मैंने क्लियर करने की कोशिश करें आपके यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं, अगली नेक्स्ट कंफर्मेशन की बात करते हैं। तो ये तो आप लोगों को पहले से पता भी होंगी, लेकिन मैं बात करूंगा आपको आगे। एक है आपकी कैटिनेन। कैटिनेन्स क्या होता है, अगर इसका लिटरल मीनिंग पे जाए तो इसका मतलब होता है आपका चेन, ठीक है। तो ये रिलेटेड है आपका चेन से। चेन कैसे बनती है, जब आपके रिंग्स जो है आपस में इंटरलॉक्ड हो जाती हैं, तो उस टाइम पे आपकी चेन बनती है, ठीक है। तो इसी तरीके से इसकी डेफिनेशन भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। कैटिनेन्स आर स्पीसीज इन विच टू रिंग मॉलिक्यूल्स आर इंटरलॉक्ड विद ईच अदर।
टू रिंग मॉलिक्यूल्स आर इंटरलॉक विद ईच अदर। और यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो किसकी रिंग्स हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बच्चों डीएनए की रिंग्स। किसकी बात कर रहे हैं, डीएनए की रिंग्स। तो ये जो बच्चों है ये आप एग्जांपल देख रहे हैं ये इकोलाई में रेप्लिकेशन का है। और इकोलाई में जब रेप्लिकेशन होता है तो यहाँ पे आपके दो रेप्लिकेशन फॉर्क बनते हैं इकोलाई के अंदर, और ये दोनों मूव करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, और उसकी वजह से हमें क्या मिलता है, उसकी वजह से हमें मिलते हैं दो जीनोम मिलते हैं आपके इकोलाई के, और ये आपस में क्या है, इंटरलॉक्ड होते हैं। ठीक है, तो ये रिंग्स हैं और ये चेन बना रहे हैं एक तरीके से। ठीक है, तो ये क्या है, इसलिए इसको बोलते हैं कैटिनेन्स। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आपको बात आएगा कि यहाँ पर ये जो है, ये जो इंटरलॉकिंग है इसको कैसे हटाया जाए। तो इसको इंटरलॉकिंग को हटाने का जो काम करता है वो है आपका टॉप आइसोमेरेज 2। क्या है, टॉप आइसोमेरेज 2। मैंने आपको बताया था टॉप आइसोमेरेज का क्या काम है, ये ब्रेक भी करता है और ज्वाइन भी करता है। ठीक है, ब्रेक भी करता है और ज्वाइन भी करता है। इसलिए यहाँ पर जो आपका डीएनए मतलब ये जो इंटरलॉकिंग हटने के बाद आप देखेंगे कहीं पे भी क्या है, डीएनए निक्ड नहीं है, कहीं पे भी डीएनए निक्ड नहीं है। वो इसीलिए नहीं है क्योंकि टॉप आइसोमेरेज ब्रेक भी करता है और जब वो हटता है तो वो ज्वाइन भी कर देता है। ठीक है, इज दैट क्लियर। बट आप देखेंगे कि यहाँ पर ये तो इंटरलॉकिंग को हटाने के लिए आपको पूरा का पूरा क्या है, स्ट्रैंड ब्रेक ही करना पड़ेगा। जब तक आप पूरा एक डीएनए का जो एक रिंग है उसको पूरी तरीके से ब्रेक नहीं करेंगे तब तक आपका क्या है, ये मतलब रिलीज नहीं हो सकते। सिर्फ एक कट लगाने से, ये वाला टॉप आइसोमेरेज क्या कर रहा था, सिर्फ एक कट लगाता है क्या है, जिस तरीके से एंडोन्यूक्लियस ने क्या किया, निक्ड। तो ये निक्ड डीएनए बनाता है सबसे पहले टॉप आइसोमेरेज, और एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ब्रेक करता है जिसकी वजह से सुपर कॉलिंग रिलीज हो जाती है, और उसके बाद जब हटता है तो वापस से ज्वाइन कर देता है। तो ये पूरी तरीके से पूरा स्ट्रैंड ब्रेक नहीं करता डीएनए का। बट ये वाला जो टॉप आइसोमेरेज 2 है ये क्या करता है, दोनों एक पूरा का पूरा ये क्या है, दोनों स्ट्रैंड पे कट लगाता है, दोनों स्ट्रैंड को ब्रेक करता है, और ताकि ये क्या बन जाए, एक डीएनए गेट बन जाए। क्या बन जाए, एक डीएनए गेट बन जाए। और उस डीएनए गेट से क्या होता है, ये जो दूसरा मॉलिक्यूल है ये पास हो जाता है डीएनए का, और ये दोनों अलग अलग सेपरेट हो जाते हैं। और उसके बाद टॉप आइसोमेरेज क्या कर देता है, इस डीएनए गेट को वापस से ज्वाइन कर देता है दोनों स्ट्रैंड्स को, और ये दोबारा से आपका क्लोज सर्कुलर रिंग्स बन जाती हैं। तो अभी इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस है। इन दोनों के बीच में क्या है, ये सिर्फ एक स्ट्रैंड को ब्रेक करता है, और ये टॉप आइसोमेरेज 2 जो है दोनों स्ट्रैंड को ब्रेक करता है। ये आपका टॉप आइसोमेरेज 1 है बच्चों, ये क्या है, टॉप आइसोमेरेज 1 है। ठीक है, तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि टॉप आइसोमेरेज 2 का मतलब है कि दोनों स्ट्रैंड को ब्रेक कर रहा है, और 1 मतलब सिर्फ एक स्ट्रैंड पे एक ही स्ट्रैंड को कट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनके फंक्शन को भी याद रख सकते हैं इनके नाम से, कि टॉप आइसोमेरेज 1 क्या है और टॉप आइसोमेरेज 2 का क्या फंक्शन है। ठीक है, क्लियर है। तो 2 आइसोमेरेज 2 क्या है, ये कैटिनेन की जो आपका जो बन रहा है ये स्टेज, ये जो कन्फर्मेशन है कैटिनेन्स की, ये जहाँ पे रिंग्ड इंटरलॉक्ड है उसको कौन रिलीज करता है, टॉप आइसोमेरेज 2। तो थोड़ा थ्योरी भी मैंने आपको समझा दिया और कन्फर्मेशन भी साथ में आपको मैंने दोनों ही चीज़ आपको क्लियर कर दी। अब आपका एक और बच गया है यहाँ पर, ये है आपका कॉनकैटामर्स। इनके बारे में भी देख लेते हैं कि आखिर ये कॉनकैटामर्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर वो जो आपने पीछे रेप्लिकेशन देखा था वो इकोलाई जीनोम का था, वो सिंपल रेप्लिकेशन था। इसके अलावा भी जो है नेचर में आपके डिफरेंट टाइप के आपका रेप्लिकेशन होते हैं, जिसमें ये है आपका रोलिंग सर्कल आपने सुना होगा, रोलिंग सर्कल रेप्लिकेशन। क्या क्या है, रोलिंग सर्कल रेप्लिकेशन क्या होता है, रोलिंग सर्कल रेप्लिकेशन में देखते हैं। रोलिंग सर्कल रेप्लिकेशन, रोलिंग सर्कल रेप्लिकेशन जो है आपका ये मिलता है आपको देखने के लिए फाज, लैम्डा फाज। ठीक है, जो बैक्टीरियोफाज होते हैं ना, इनके अंदर वायरसेस के अंदर आपको ये देखने के लिए मिलता है, जिसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है आपका, ये आपका फाज। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है इसके अंदर। इनको क्या होता है, वायरसेस को आपको पता है कि जब ये किसी होस्ट के अंदर जाए, इन्फेक्ट करते हैं किसी होस्ट को, तो उसके अंदर जाकर के अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं, काफ़ी सारे नंबर में अपना नंबर इंक्रीज करते हैं। तो जब ये नंबर इंक्रीज करेंगे तो इनको क्या होगा, अपना जीनोम भी काफ़ी ज़्यादा नंबर में चाहिए होगा। ठीक है, मल्टीपल कॉपीज चाहिए होंगी अपने जीनोम की, ताकि वो जो मल्टीपल जीनोम की कॉपीज़ हैं उनको पैक करके नए वायरस बनाए जा सके। ठीक है, तो हमें यही समझना है कि आखिर जीनोम जो फाज बैक्टीरिया है वो अपना किस तरीके से अपने जीनोम को रेप्लिकेट कराते हैं ताकि उनकी पैकेजिंग कराई जा सके। तो यहाँ पे आप एक एग्जांपल देख रहे हैं इसको, कि आपका ये क्लोज सर्कुलर डीएनए है, ये क्लोज सर्कुलर डीएनए। आगे देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है कि यहाँ पे पहले क्या है, निक्ड हुआ, क्या हुआ, एक निक्ड हुआ, एक स्ट्रैंड को क्या कर दिया, निक्ड कर दिया। और एक स्ट्रैंड को निक्ड करने के बाद क्या हुआ, ये पूरा अलग हो गया, ये जो ऊपर वाला पार्ट है वो पूरा अलग हो गया है। और आप देख सकते हैं इसका अलग से चल रहा है, इसका जो रेप्लिकेशन है वो अलग से चल रहा है इस स्ट्रैंड का। और ये वाला जो स्ट्रैंड है जिसको निक्ड किया था वो अब कंटिन्यू कर रहा है, वो क्या कर रहा है, आगे की तरफ
कंटिन्यू कर रहा है, तो दो यहाँ पर रेप्लिकेशन दोनों डायरेक्शन में चल रहा है, मतलब दोनों डायरेक्शन में, डायरेक्शन तो एक ही होती है, ठीक है, बट दोनों स्ट्रैंड पे चल रहा है, मैं ये कहना चाह रहा था कि दोनों स्ट्रैंड पे चल रहा है। ये जो आपका नेक्ड स्ट्रैंड है और दोनों साइड पे, इस पे भी और यहाँ पर भी, तो ये क्या है, ये आगे मूव करता रहेगा, तो ये क्या है, एक सर्कल बनता रहेगा, तो ये आगे मूव कर रहा है, आप देख सकते हैं ये आगे मूव कर रहा है। और ये जो अनवाइंड हो रहा है, जो अनवाइंड हो रहा है स्ट्रैंड, उस पर भी रेप्लिकेशन चल रहा है, उस पर भी रेप्लिकेशन चल रहा है, तो दोनों जगह पर आपका रेप्लिकेशन चल रहा है। इसकी वजह से क्या है कि अनवाइंड होता रहेगा और यहाँ पर ये रेप्लिकेशन, ये अंदर वाला रेप्लिकेशन भी चलता रहेगा। इससे क्या होता है बच्चों, ये आपका जो ये जो इसकी वजह से, इसको बोलते हैं रोलिंग सर्कल रेप्लिकेशन। इसमें क्या है कि आपके जीनोम्स की मल्टीपल कॉपीज बन जाती हैं, क्या बन जाती है, जीनोम की मल्टीपल कॉपीज आपकी बन जाती है। ये लीनियर है, क्या है, लीनियर कॉपीज ऑफ मल्टीपल जीनोम आपकी मिल जाती हैं, ठीक है। और यहाँ पर अभी भी क्या है, आपका ये रेप्लिकेशन चलता रहेगा इस रोलिंग सर्कल में, और आपको क्या है, ये मल्टीपल कॉपीज आपके रिलीज होती रहेंगी। किसकी मल्टीपल कॉपीज रिलीज होती रहेंगी, आपकी ये जो फाज बैक्टीरिया का जो जीनोम है, ठीक है। तो ये मल्टीपल कॉपीज को बाद में क्या किया जाता है, ब्रेक कर दिया जाता है, और फिर इंडिविजुअली ये जो कॉपीज हैं एक एक वायरस की पैकेजिंग हो जाती है, और उसके थ्रू आपके नए वायरसेस बन जाते हैं, ठीक है। तो ये जो आपकी चेन है, ये जो आपकी चेन है मल्टीपल, ये जो आप देख सकते हैं, ये जो मल्टीपल जीनोम है आपके फाज बैक्टीरिया के, ये जो आपस में लिंक्ड हैं क्यों, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रोलिंग सर्कल रेप्लिकेशन। तो ये जो चेन है इसको बोलते हैं बच्चों कैटी, ओ सॉरी, कॉनकैटामर्स। क्या बोलते हैं इसको बच्चों, कॉनकैटामर्स। इज दैट, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि मैंने यहाँ पे आपको क्या समझाने की कोशिश की है। देखिए डेफिनेशन से भी देखते हैं। कॉनकैटामर इज अ मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ मल्टीपल कॉपीज ऑफ द सेम जीनोम स्टंग टुगेदर इन टेंडम। टेंडम मैंने अभी आपको लास्ट वीडियो में बताया था। टेंडम का मतलब होता है वन आफ्टर अदर, तो एक ये पहले है और फिर ये अपने आप को रिपीट कर रहा है, फिर ये अपने आप को रिपीट कर रहा है, फिर ये अपने आप को रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो ये अनवाइंड होता चला जाएगा और ये अपना मतलब रेप्लिकेशन इसका होता रहेगा, और तो काफ़ी लॉन्ग चेन आपके यहाँ पे बन जाएगी, उसको कट करके फिर इंडिविजुअली पैकेजिंग के लिए भेज दिया जाएगा। इज दैट क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं कॉनकैटामर्स। कैटेनिन मैंने आपको बता दिया पीछे, जो नॉर्मल रेप्लिकेशन हो रहा है इकोलाई के अंदर, उसमें आपका जो दो रिंग इंटरलॉक्ड है उसको कैटेनिन कन्फर्मेशन। इज दैट क्लियर। तो ये तो ऊपर रोलिंग सर्कल है, इसके अलावा भी बच्चों एक और टाइप का होता है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट रेप्लिकेशन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं इसको, डिस्प्लेसमेंट रेप्लिकेशन। ये कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा बच्चों आपको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर मिलेगा। तो वहाँ पर जो आपका जो डीएनए है, क्लोज सर्कुलर डीएनए, वहाँ पे आपको मिलेगा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो आपका डीएनए है, ठीक है। यहाँ पे आप इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में क्या है कि ये पूरी तरीके से अनवाइंड नहीं होता है, सिर्फ यहाँ पर इतना ही पोर्शन है, डी शेप का आप देख रहे हैं, तो डी शेप में बस ओपन होता है। किस शेप में ओपन होता है, डी शेप में ओपन होता है। और अब ध्यान से देखिए कि इस पर भी आपका रेप्लिकेशन चल रहा है, ये जो डी शेप ओपन हुई है इस पर भी रेप्लिकेशन चल रहा है, और अंदर भी रेप्लिकेशन चल रहा है, अंदर भी रेप्लिकेशन चला है, और ये इस पे, तो दोनों पे आपका रेप्लिकेशन चलता है। तो आप देख सकते हैं दोनों स्ट्रैंड इसके सिंथेसाइज होते चले जा रहे हैं, यहाँ पर इसके दोनों स्ट्रैंड साथ में ही सिंथेसाइज हो चले जा रहे हैं। क्लियर है। तो इस तरीके से आपका रेप्लिकेशन चलता रहेगा। तो ये जो डी शेप देख रहे हैं आप, ये आगे की तरफ मूव करती चली जाएगी, पूरा इसका एक सर्कल लगा लेगी, और इस तरीके से आपका ये सिंथेसिस हो जाएगी इस डीएनए की, ठीक है। तो इसकी कॉपी बन जाएगी, सर्कल की कॉपी बन जाएगी। और ये भी क्या है, ये डी फॉर्म अगर ज़्यादा मूव कर जाए तो ये भी क्या है, क्या बना लेगी, एक कॉनकैटामर बना लेगी, क्योंकि ये भी क्या है, इसका रिजल्ट भी इसी तरीके से आपका आएगा, ठीक है, कि मल्टीपल कॉपीज लिंक्ड, तो एक टेंडम में टुगेदर इन अ टेंडम। क्लियर है, यहाँ तो कोई आप लोगों को डाउट नहीं होना चाहिए। तो दो टाइप का डिस्प्लेसमेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो नीचे वाला स्ट्रैंड है ये इसको डिस्प्लेस कर रहा है, किसको डिस्प्लेस कर रहा है, इस डी शेप को डिस्प्लेस कर रहा है आगे की तरफ, ठीक है, कौन, नीचे वाला जो है ये आपका, ठीक है। क्लियर, यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है। तो रोलिंग सर्कल आ गया आपको समझ में, डिस्प्लेसमेंट रेप्लिकेशन भी हो गया। यहाँ पर क्या क्या फॉर्म्स बनती हैं, कैटिनेन कहाँ पे बनता है, कॉनकैटामर, तो कॉनकैटामर यहाँ पे बनता है रोलिंग सर्कल में रेप्लिकेशन, डिस्प्लेसमेंट रेप्लिकेशन में। कैटिनेन कहाँ पे बनता है, ये जो आपका नॉर्मल रेप्लिकेशन होता है इकोलाई के अंदर, ये कैटिनेन है। सुपर कोइल्ड बता दिया, कोवेलेंट क्लोज बता दिया, ओपन सर्कुलर बता दिया, और लीनियर तो आपको पता ही है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 34 गेट 2014, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। द प्लाज्मिड डीएनए मीन्स आपका सर्कुलर डीएनए है, was subjected to restriction digestion
यूजिंग द एंजाइम इकोआरआई। तो इकोआरआई एंजाइम का इन्होंने यूज किया है। आप कमेंट करके बताइए कि इकोआरआई का रिकॉग्निशन सीक्वेंस क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। एंड एनालाइज ऑन एन अगरोस जेल assuming the digestion has worked, the enzyme was active, match the identity, हमें क्या करना है, मैच करना है the identity of DNA band shown in the image in group 1 with their identity in group 2। तो यहाँ पे मैचिंग करनी है बच्चों ग्रुप 1 की ग्रुप 2 के साथ। तो ग्रुप 1 में क्या क्या दिया हुआ है हमें, बैंड लेबल्ड एज A B C and D, और आपको इसको मैचिंग किससे करनी है, निक्ड, सुपर कॉइल, कॉनकैटमर्स एंड लीनियर। इसलिए आपको ये सारी कंफर्मेशन पहले ही डिस्कस कर दी है कि निक्ड क्या है, सुपर कॉइल क्या है, कॉनकैटमर्स क्या है और लीनियर क्या है। ठीक है, तो अब बात करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये सारी चीज़ें डिस्कस कराएंगे। फिर इसमें देखिए क्या है, इस जेल में आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है बच्चों, आपका अनकट। अनकट मीन्स यहाँ पे इक्वराई से ट्रीटमेंट अभी नहीं दिया है प्लाज्मिड को, और ये फिर इक्वराई से ट्रीटमेंट देने के बाद, तो देखिए इक्वराई से ट्रीटमेंट देने के बाद यहाँ पर जो ABC बैंड्स बन रहे थे वो किस में कन्वर्ट हो गए, वो सिर्फ एक सिंगल बैंड में कन्वर्ट हो गए। तो सबसे पहले इसी को देखते हैं कि आखिर ये बैंड किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि डी किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए क्या होता है, प्लाज्मिड क्या है, जैसे मैंने आपको बताया एक सर्कुलर डीएनए है। अगर मैं सर्कुलर डीएनए को एक बार कट करूं, ठीक है, कितने बार कट करूं, एक बार कट करूं, तो आप मुझे बताइए कितने फ्रेगमेंट्स आपको मिलेंगे डीएनए के। ठीक है, आपका आंसर होना चाहिए कि आपको सिर्फ एक सिंगल फ्रेगमेंट मिलेगा डीएनए का। ठीक है, वो भी कैसा होगा, लीनियर, क्योंकि आपने सर्कुलर था उसको एक बार कट कर दिया तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लीनियर डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? दैट मीन्स अगर एक इकोराई की साइट है तो आपको कितने डीएनए फ्रेगमेंट कितने डीएनए फ्रेगमेंट्स मिलेंगे, आपको एक डीएनए फ्रेगमेंट्स मिलेगा। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है। इसी तरीके से अगर आपको अज्यूम करिए कि सर्कुलर डीएनए पे अगर 2 बार आप कट करें एक सर्कुलर डीएनए को तो आपको कितने फ्रेगमेंट्स मिलेंगे, तो आपका आंसर होना चाहिए कि आपको 2 फ्रेगमेंट्स मिलेंगे। ठीक है, एक ये वाला और एक ये आउटसाइड वाला। क्लियर है? तो यानी कि अगर आपकी 2 साइट है यहाँ पे, एक 1 और एक 2। क्लियर है? बट याद रखिए बच्चों कि लीनियर डीएनए, अगर आपका कोई लीनियर डीएनए होता और उसको 2 बार कट किया जाता, जैसे कि सर्कुलर डीएनए को किया है, तो सर्कुलर डीएनए को 2 बार कट किया तो 2 ही बैंड मिले। बट लीनियर डीएनए को जब 2 बार कट करते हैं तो हमें कितने बैंड्स मिलते हैं, 3। ठीक है, तो लीनियर डीएनए को जब कट करते हैं तो +1 बैंड मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 बार कट किया, 2 + 1 3। बट सर्कुलर डीएनए को जब कट करते हैं तो आपको सिर्फ कितने मिलते हैं, जितना आपने कट किए हैं उतने ही बैंड्स आपको मिलते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा। वापस आते हैं कि यहाँ पर क्या है, एक बार इक्वराई से कट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक सिंगल आपका डीएनए मिलेगा आपको बैंड, सिंगल फ्रेगमेंट मिलेगा आपको डीएनए का, जो कि क्या होगा, लीनियर। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एक सिंगल बैंड ही आपको मिल रहा है। इसका मतलब इस प्लाज्मिड पे एक ही इक्वराई की साइट थी, अगर 2 होती तो 2 बैंड मिलते। क्लियर है? और कट करने के बाद आपका वो सर्कुलर डीएनए किस में कन्वर्ट हो जाता है, लीनियर। किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, लीनियर कन्फर्मेशन में। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी, बैंड लेबल्ड एज डी को अगर हम मैच करें लीनियर से तो दैट मीन्स ऑप्शन हो जाएगा एस का 4। तो एस का 4 आप देखिए कहाँ पर है, एस का 4 सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए में है। दैट मीन्स ऑप्शन ए इज आर राइट आंसर। ठीक है, बट बाकी ऑप्शन को भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि इनकेस अगर एक क्वेश्चन अलग तरीके से आ जाएगा तो आपको पता होना चाहिए किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम बाकी ऑप्शन देखते हैं, दैट इज ए बैंड, ये जो बच गए हैं A B and C। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो प्लाज्मिड डीएनए है वो आपको पता है कैसा होता है, सर्कुलर डीएनए होता है। ठीक है, बट ये सर्कुलर डीएनए आपका सेल के अंदर होता है। ठीक है, उस बैक्टीरियल सेल के अंदर ये सर्कुलर है। बट जब हम इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो बच्चों होता क्या है एक्सट्रैक्ट करने से, इसमें इसमें क्या होता है कि आपका जो डीएनए हेलिक्स है, क्या है, डीएनए हेलिक्स पार्शियली अनवाउंड, पार्शियली अनवाउंड। ठीक है, तो जब आप इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं तो इसका जो डीएनए हेलिक्स है वो पार्शियली अनवाउंड हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है बच्चों, इसके जो डीएनए है उसके अंदर टेंशन प्रोड्यूस हो जाएगा, और जिसकी वजह से जो सर्कुलर डीएनए है वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सुपर कॉइल डीएनए। किस में हो जाएगा, सुपर कॉइल कन्फर्मेशन में ये आ जाएगा। ठीक है, जस्ट बिकॉज क्योंकि डीएनए हेलिक्स थोड़ा सा पार्शियली अनवाउंड हुआ। पार्शियली अनवाउंड होने से क्या है, जैसे कि वो जो मैंने आपको एक इमेज दिखाई थी ना, थ्रेड को, वो जो रोप थी उसको वो अनवाउंड कर रहे थे, तो अनवाउंड करने से क्या हो रहा था, सुपर कॉइलिंग प्रोड्यूस हो रही थी। तो सेम चीज यहाँ पर हो रही है। इस सेट क्लियर? यहाँ तक आप लोगों को डाउट नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए आपको सेल से बाहर जो है वो आपको क्लोज सर्कुलर कंफर्मेशन नहीं मिलेगी,
प्लाज्मिड डीएनए की, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन में क्लोज सर्कुलर डीएनए मेंशन नहीं है। यहाँ पे आपका क्या है, निग्ड है। निग्ड आपको पता है, अगर इस सुपर कोइल्ड में अगर आप निग्ड कर दे मतलब एक स्ट्रैंड पे आप एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कट कर दें, तो उससे क्या होगा, ये कंफर्मेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, निग्ड में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि निग्ड कंफर्मेशन में आपका सुपर कॉइलिंग नहीं हो सकती है। ये तो करता है टोपाइसोमरेज, सुपर कॉइल डीएनए में निग्ड कर देता है उसको, और उसकी वजह से क्या होता है, सुपर कॉइलिंग आपकी हट जाती है उसमें से। ठीक है, हाँ, तो ये आपको पता चल गया। तो इसलिए आपकी यही स्टेट पॉसिबल है, निग्ड, सुपर कॉइल, कॉनकैटमर्स और लीनियर। लीनियर तो हमने देख लिया है कि ऑप्शन डी रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आपकी 3 कंफर्मेशन बच गई है, इसको हमें बताना है। तो ये जो प्लाज्मिड है, एक ही प्लाज्मिड है बट उसकी डिफरेंट कंफर्मेशन है, जिसकी वजह से आपको डिफरेंट बैंड मिल रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपको इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में कुछ बातें बताऊंगा, ध्यान से समझिए कि इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो डीएनए का जो सेपरेशन है वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ साइज। साइज के बेसिस पे होता है। क्यों? क्योंकि चार्ज जो है, मास टू चार्ज रेशियो सभी डीएनए का सेम होता है। ठीक है, और हाँ, एक और चीज बताइए, आप मुझे कमेंट करके ये भी बताइए कि डीएनए के ऊपर कौन सा चार्ज होता है और वो क्यों होता है। ठीक है, डीएनए मॉलिक्यूल पॉजिटिव होता है चार्ज, नेगेटिवली चार्ज होता है, और होता है तो क्यों होता है। ठीक है, उसका रीजन क्या है, मतलब किस उस डीएनए के अंदर वो कौन सी एंटिटी है, मॉलिक्यूल है, जिसकी वजह से आपका इसके ऊपर वो चार्ज आ रहा है। ठीक है, ये आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, वैसे तो आपको पता ही है बता ही देते हैं, इसका नेगेटिव चार्ज ये तो आपको पता ही होगा। आप ये बताइए नेगेटिव चार्ज किस वजह से है। ठीक है, तभी तो मूव कर रहा है नीचे की तरफ, ऊपर नेगेटिव है, इलेक्ट्रोफोरेसिस में नीचे पॉजिटिव है, तो ये क्या है, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। इसका मीनिंग, इसका इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। आप बताइए नेगेटिव चार्ज किस वजह से है। ठीक है, तो साइज के बेसिस पे आप ध्यान रखिए, साइज के बेसिस पे इलेक्ट्रोफोरेसिस में आपका जो डीएनए है वो सेपरेट होता है, क्योंकि इसकी चार्ज डेंसिटी कह लीजिए आप कि इसके जो डीएनए है उसकी चार्ज डेंसिटी सेम होगी, क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज है वो सभी डीएनए पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्लियर है? क्योंकि अभी सभी डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो चार्ज डेंसिटी सेम है। तो ये सिर्फ और सिर्फ किस बेसिस पे आपके सेपरेट होते हैं, साइज के बेसिस पे। बट याद रखिए, ये सिर्फ फॉलो करता है लीनियर डीएनए के लिए। ये जो पैरामीटर है वो लीनियर डीएनए के लिए फॉलो करता है, और वो भी स्मॉल साइज डीएनए के लिए। किसके लिए? स्मॉल साइज डीएनए के लिए। लार्ज साइज डीएनए पे भी ये फॉलो नहीं होता है। ठीक है, तो एक रेंज है जहां तक ये फॉलो करता है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा। बट हम बात कर रहे हैं यहाँ पर प्लाज्मिड डीएनए की, जो कि सर्कुलर फॉर्म में है, और उसकी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट कन्फर्मेशन है। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं सर्कुलर डीएनए की, तो ये पैरामीटर फॉलो नहीं होता है साइज वाला। तो जो आपका पैरामीटर फॉलो होता है वो है शेप वाला, कि इनकी शेप कैसी है। ठीक है, साइज तो है ही, बट यहाँ पर जो पैरामीटर फॉलो हुआ, शेप या फिर आप कह लीजिए कन्फर्मेशन क्या है, कि इनकी क्या कन्फर्मेशन है डीएनए की, उसके बेसिस पे आपका यहाँ पर सेपरेशन होगा। क्लियर है? इस चीज को याद रखिए। तो देखिए, हम बात करेंगे सबसे पहले जो ये लास्ट वाला बैंड है। ये सबसे जो लास्ट वाला बैंड है बच्चों, ये सबसे जो आगे चल रहा है, ये है आपका बैंड, सी बैंड है। ठीक है, तो आपको ये बताना बच्चों कि सी बैंड को की कंफर्मेशन क्या होगी। ठीक है, तो इसकी कंफर्मेशन है बच्चों सुपर कॉइल्ड। क्या है? सुपर कॉइल्ड। आप कहेंगे सुपर कॉइल्ड क्यों है? क्योंकि बच्चों ये क्या है, कंडेंस्ड, ये क्या है, कंडेंस्ड डीएनए है। क्या है? कंडेंस्ड डीएनए। कंडेंस्ड डीएनए क्या है, ये आपका, इसका साइज स्मॉल हो गया, इसका साइज स्मॉल हो गया है एज कंपेयर टू सर्कुलर डीएनए। इसका साइज क्या हो गया बच्चों, स्मॉल हो गया है। स्मॉल क्यों हो गया? क्योंकि ये डीएनए कंडेंस्ड हो गया है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा कि ये पोर्स, जो जेल के जो पोर्स हैं उसमें इजीली आपका मूव कर सकता है। ठीक है, आपको पता है ना अगरोस जेल में क्या है, इसका पोर साइज होगा। अब जो अगरोस जेल का जो पोर साइज है, जो पोर्स हैं, ठीक है, उससे ये उसके अंदर से इजीली पास कर सकता है, और इस वजह से इसकी मोबिलिटी बाकी कंफर्मेशन की कंपैरिजन में क्या है, हाई है। तो अब क्योंकि इसकी मोबिलिटी इंक्रीज हो गई है, क्योंकि इसका साइज छोटा हो गया, तो ये पोर से इजीली पास हो जाता है। इसीलिए क्या है, ये आपका सबसे ज्यादा मोबिलिटी शो कर रहा है, इसलिए सबसे आगे है। ठीक है, तो इसलिए आपका जो सुपर कोल्ड स्टेट है, वो जो सी बैंड है, वो आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, दैट इज सुपर कोल्ड। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए आप लोगों को। उसके बाद बात बचती है कि आपका ए और बी किसको रिप्रेजेंट करें। तो बच्चों बी जो बैंड है
वो आपका रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो बी बैंड है ये आपका रिप्रेजेंट करता है निग्ड। किसको रिप्रेजेंट करता है? निग्ड डीएनए को। ये निग्ड डीएनए को क्यों रिप्रेजेंट करता है आप देखिए, और ये क्या है, लीनियर से जस्ट पीछे, लीनियर से जस्ट पीछे आपका निग्ड। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? तो इसके कुछ अजम्पशंस हैं, ठीक है, प्रॉपरली जो है इसका रीज़न अभी तक नहीं है, बट इसके अजम्पशंस ही हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, आपको अगर इसका प्रॉपर रीज़न मिले तो आप कमेंट करके बताइएगा। तो इसका रीज़न ये है कि आपका जो डीएनए फ्रेगमेंट है, जैसे लीनियर डीएनए, लीनियर डीएनए मैं आपको ड्रॉ कर देता हूँ एक रैंडम, तो ये आपका एक लीनियर डीएनए है। ठीक है, एक ये लीनियर डीएनए है और एक आपका क्या है, एक ये आपका सर्कुलर डीएनए है। ये आपका निग्ड है, ठीक है, कोई बात नहीं, निग्ड सर्कुलर डीएनए, ये ओपन सर्कुलर डीएनए, और ये आपका लीनियर डीएनए जो आपको इस तरीके से बनाया गया। ठीक है, आप मुझे बताइए, आपको लगेगा ऐसा कि ये इसकी मोबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए, कि इसकी मोबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए एज कम्पेयर टू दिस वन लीनियर, बट ऐसा नहीं होता, ये कुछ ज़्यादा बड़ा बना दिया है इसको थोड़ा छोटा बनाते हैं, ये कुछ इतना। ठीक है, तो ये एक ये डीएनए और एक ये, तो इसकी मोबिलिटी आपको लगेगा कि ज़्यादा होनी चाहिए एज कम्पेयर टू दिस, बट ऐसा नहीं होता है बच्चों। मोबिलिटी जो है वो लीनियर डीएनए की ज़्यादा होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो जेल के जो पोर्स हैं, यहाँ पर भी क्या है बच्चों, जेल के पोर्स आपको आपको समझना पड़ेगा कि जो एगरोस जेल है वो मैश है। ठीक है, जैसे तो उसके अंदर से क्या है, इन डीएनए को पास होना है, तो आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि किस तरीके से उससे पास हो सकते हैं। तो बात करें इस जो आपका लीनियर डीएनए है, तो इसको कम हिंड्रेंस का सामना करना पड़ेगा एज कंपेयर टू दिस सर्कुलर फॉर्म, क्योंकि जो पोर्स हैं, जो आपके पोर्स हैं, उससे ये क्या है, इजीली निकल सकता है। कौन? लीनियर डीएनए इसमें से क्या है, इजीली पास हो सकता है। बट ये जो आपका ये सर्कुलर डीएनए है, इसको पोर्स में से पास होने में प्रॉब्लम होगी, यानी कि ये सबसे ज़्यादा हिंड्रेंस को फेस करेगा आपका सर्कुलर जो फॉर्म है। बट जो सबसे कम हिंड्रेंस फेस करेगा वो है आपका लीनियर डीएनए, इसलिए लीनियर डीएनए इससे इजीली पास हो जाएगा। फिर बात करें सुपर कॉइल की, तो सुपर कॉइल की तो बच्चों साइज ही छोटा हो गया, कंडेंस ये सुपर कॉइल क्या है, कंडेंस हो गया, तो ये इजीली पास यहाँ से हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा हाई मोबिलिटी इसकी है, फिर लीनियर डीएनए की, और उसके बाद आपका ये जो आपका निग्ड या फिर आप कह लीजिए ओपन सर्कुलर फॉर्म है। ठीक है, तो पहले सुपर कॉइल, फिर लीनियर और देन निग्ड। फिर बच गया आपका ऑप्शन नंबर ए, इसको ड्रॉ कर देते हैं। तो बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बी रिप्रेजेंट कर रहा है निक को। फिर बचा है आपका ए, ए आपका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? कौन कैटामर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये क्यों कर रहा है? आपको पता है कि ये कौन कैटामर्स क्या होते हैं? कौन कैटामर्स आपका ये जो आपका रोलिंग सर्कल रेप्लिकेशन से आपका जो है बनते हैं, और वहाँ पे क्या है, मल्टीपल कॉपीज जो है आपकी इस प्लाज्मिड की आपकी मल्टीपल कॉपीज लीनियरली अटैच्ड होंगी एक दूसरे से। ठीक है, तो ये लीनियरली अटैच होंगी मल्टीपल कॉपीज। अब एक भी हो सकती हैं, दो भी हो सकती हैं, थ्री भी हो सकती हैं, फोर भी हो सकती हैं। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे जितना बड़ा इनका साइज होगा, जितना बड़ा कॉनकैटेमर का साइज होगा, वो उतना ही उसको हिंड्रेंस जो है फेस करना पड़ेगा जेल से पास होने में। तो एक्चुअली क्या है, इतना बड़ा हो जाएगा कि ये पोर साइज में से निकलना है इनको क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए ये इसमें से पास ही नहीं हो पाएंगे। इसलिए ये जो सबसे पीछे वाला बैंड है, ये जो सबसे पीछे वाला बैंड आप देख रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है, इसका साइज काफ़ी बड़ा है, यानी कि इसमें जो आपका टेंडम रिपीट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इसलिए सबसे पीछे होगा। फिर इससे जो आगे वाला बैंड है, इसमें टेंडम रिपीट्स एज कंपेयर टू जो प्रीवियस वन है उससे कम होंगे, इसलिए थोड़ा सा इसकी मोबिलिटी ज़्यादा हुई है, इसलिए इससे आगे निकल गया है। ठीक है, और ये जो इनसे भी आगे वाला है, इसका मतलब इसमें टेंडम रिपीट्स और भी ज़्यादा कम है एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन, इसलिए ये इनसे आगे आ गया है। ठीक है, तो जितने नंबर ऑफ कॉपीज कम होंगी उतना ही वो ज़्यादा आगे आपके कॉनकैटेमर्स मूव कर पाएगा इजीली, और जो सबसे पीछे वाला होगा उसमें जो है टेंडम रिपीट्स ज़्यादा होंगे। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो यहाँ तक ये, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर जो आपका जो ए है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉनकैटेमर्स को। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 55। अ लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ऑफ लेंथ 8 kbp हैज 3 रिस्ट्रिक्शन साइट। तो इसका 8 किलो बेस पेयर का आपका एक डीएनए है। तो अभी अच्छा इसके ऑप्शंस यहाँ पे इसके ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, तो 8 किलो बेस पेयर है और इसमें 3 रिस्ट्रिक्शन साइट है। ईच ऑफ दीज कैन आइदर बी BAM H1 और HE3, या तो
तीनों में से जो 3 रिस्ट्रिक्शन साइट है 8 किलो बेस पेयर के डीएनए पे, वो या तो BAMH1 भी हो सकते हैं या फिर H3 भी हो सकती है, ठीक है, तो कोई भी हो सकती है, हमें नहीं पता है। द डीएनए वाज डाइजेस्टेड कंप्लीटली विद बोथ एंजाइम, दोनों एंजाइम से ट्रीट करके उसका डाइजेशन कराया गया। द प्रोडक्ट वर प्यूरिफाइड एंड सब्जेक्टेड टू एन एंड फिलिंग रिएक्शन यूजिंग क्लिनोफ्रैगमेंट। अब यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन काम आएगी बच्चों जो मैंने आपको इससे लास्ट वाले लेक्चर में बताई थी, ठीक है, अभी बताएंगे उसको। तो यहाँ पे क्या करना है, यूजिंग क्लिनोफ्रैगमेंट एंड ये जो है आपका यहाँ पे एक रेडियो एक्टिव इन्होंने फॉस्फोरस यूज़ किया है, ठीक है, फॉस्फेट जो है आपका रेडियो एक्टिव है, ठीक है, इसको यूज़ किया गया है ताकि हम फाइंड आउट कर सके कि बैंड कहाँ पर है या कितनी इंटेंसिटी में वो बैंड आपका है, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ द एंड फिलिंग रिएक्शन वाज purified and filling reaction was purified and resolved by electrophoresis, stained with ethidium bromide। ethidium bromide से आपको पता है डीएनए को स्टेन किया जाता है ethidium bromide से। ethidium bromide क्या है, इंटरकैलेटिंग एजेंट है, डीएनए के में जाकर के इंटरकैलेट कर जाएगा। और जो यूवी लाइट दे, यूवी लाइट के अंदर ईटीबीआर कैसा है, ऑरेंज कलर का फ्लोरेसेंस शो करता है, ठीक है। देन सब्जेक्टेड टू ऑटो रेडियोग्राफी, ऑटो रेडियोग्राफी से हम देख लेंगे। तो एक तो ईटीबीआर है, ईटीबीआर तो ये बताएगा सिर्फ कि आपका बैंड आपको विजिबल हो जाएगा यूवी लाइट में ऑरेंज कलर का। और ऑटो रेडियोग्राफी से हमें क्या पता चलेगा, इंटेंसिटी पता चल जाएगी कि वो जो आपका ये पी है P32 वो कितने अमाउंट में है, ठीक है। द कॉरस्पॉन्डिंग इमेज आर शोन बिलो, तो ये इमेज यहाँ पे शो कर दी है, यहाँ पे इन्होंने मेकर और यहाँ पे आपका सैंपल है, ठीक है। तो देखें सबसे पहले यहाँ पे ईटीबीआर से आपको सिर्फ ये दिखाई देगा कि बैंड्स, तो यहाँ पे एक 3 किलो बेस पेयर का बैंड है, क्योंकि मैंने आपको पीछे बताया कि लेडर बताता है, मार्कर, सॉरी मेकर बोल रहा था मैं, इसको मार्कर है, सॉरी वो मार्कर आपका बताता है कि आपका वो बैंड का कितने बेस पेयर का वो बैंड है। तो यहाँ देखिए 3 किलो बेस पेयर का है तो वो यहाँ पे आएगा, तो ये 3 किलो बेस पेयर, ये 2 किलो बेस पेयर, और ये वाले जो आपके ये है आपके 1 किलो बेस पेयर का। यहाँ पे आप देख सकते हैं जब हमने इसको ऑटो रेडियोग्राफ से चेक किया तो ऑटो रेडियोग्राफ से 3 किलो बेस पेयर का बैंड दिख रहा था, 2 किलो बेस पेयर का बैंड भी दिख रहा था, बट 1 किलो बेस पेयर का जो बैंड था बच्चों वो यहाँ पे मिसिंग है। कहाँ पे मिसिंग है, ऑटो रेडियोग्राफ में। तो सेम ही जेल है, सेम ही रन है, बट एक बार उसको ईटीबीआर में देखा तो ईटीबीआर में यूवी लाइट में देखा तो आपको ये 3 बैंड दिखाई दिए। जब ऑटो रेडियोग्राफ से देखा तो ऑटो रेडियोग्राफ सिर्फ और सिर्फ किसको डिटेक्ट करेगा, इसको डिटेक्ट करेगा कि आपका जो P32 है वो कहाँ पर है, ठीक है। तो इस बैंड में, मतलब इस बैंड में क्या मिसिंग है, इस बैंड में आपका ये DCTP इनकॉर्पोरेट नहीं हुए, क्या नहीं इनकॉर्पोरेट हुए, आपके ये जो DCTP है यानी कि वो इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ है किसमें, इस 1 किलो बेस पेयर के बैंड में, ठीक है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है बट हम इसको कर लेंगे, ये 2015 में पूछा गया था, ठीक है। तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा समझने में चीज़ों को आप लोगों को। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इन्होंने 2 चीज़ दी हुई है, BAMH1 और H3। मैंने आपको बताया था कि गेट एग्ज़ाम बहुत ही ईजी एग्ज़ाम है, अगर वो किसी चीज़ को ट्रिकी कर रहा है तो वो आपको इंफॉर्मेशन देगा कि आपको उसको कैसे क्रैक करना है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, BAMH1 कैसे साइट प्रोड्यूस करता है, ये प्रोड्यूस करता है आपका स्टिकी एंड, कैसे प्रोड्यूस कर रहा है, स्टिकी एंड। तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे यूज़ की है। और दूसरी तरफ ये जो आपका H3 है, ये आपको मैंने पहले ही बताया था लास्ट वीडियो में, ये कैसे एंड प्रोड्यूस करता है, ब्लंट एंड, कैसे, ब्लंट एंड, ठीक है। तो यहाँ से ब्लंट एंड प्रोड्यूस होगा और यहाँ से स्टिकी एंड प्रोड्यूस होंगे। तो ये हमारे यूज़ की इन्फॉर्मेशन है। तो देखते हैं इसको कैसे यूज़ करेंगे। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में ऑप्शंस देखिए कि ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं। द नंबर्स बिलो ईच बैंड इन द सैंपल लेन इन ऑटो रेडियोग्राफ रिप्रेजेंट देयर मीन सिग्नल। तो यहाँ पे मीन सिग्नल को शो कर रहे हैं ये लोग, यहाँ पे 300 और यहाँ पे 900 है। इंटेंसिटी इन आर्बिट्री यूनिट्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द करेक्ट रिस्ट्रिक्शन मैप ऑफ डीएनए। तो हमें बताना है ये जो ऑप्शंस हैं इसमें सबसे आपका करेक्ट, यहाँ पे एक्चुअली क्या है, इसे ये शायद इमेज यहाँ पे ज़्यादा क्रॉप हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एज इट इज़ है। बस हमें ये बताना है कि H3, BAMH1 और H3 मतलब किस सीक्वेंस में आपके बैंड्स आएंगे, ठीक है, ये हमें बताना है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट इन द रिस्ट्रिक्शन मैप ऑफ द डीएनए। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। इसमें कह रहा है कि पहला फर्स्ट BAMH1, फिर दोबारा BAMH1 और फिर आएगा H3। एक तो ये ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन है कि पहले BAMH1 आए, फिर H3 आए, फिर BAMH1 आए, और फिर ये ऑप्शन। तो इसी तरीके से हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं। देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो
सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करें? पहले कलर चेंज से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके। तो हमें दिया है उसने 8 किलो बेस पेयर का बैंड, 8 किलो बेस पेयर का बैंड दिया है, और उसके बाद बोला है कि इसमें 3 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट हैं, और दोनों के साथ ट्रीट किया है, हे3 के साथ भी ट्रीट किया, BAM-H1 के साथ भी ट्रीट किया। और मैंने आपको बताया कि ये जो BAM-H1 है ये प्रोड्यूस कर रहा है आपका स्टिकी एंड, क्या है, कैसे प्रोड्यूस कर रहा है? स्टिकी एंड, स्टिकी एंड। और ये कैसे प्रोड्यूस कर रहा है? ये प्रोड्यूस कर रहा है ब्लंट एंड। हे3 कैसा एंड प्रोड्यूस कर रहा है? ब्लंट एंड। और एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो यहाँ पे मैं ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इसमें है कि आपका फॉस्फेट इनकॉर्पोरेट कैसे हुआ। पहले हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि आपका ये जो रेडियो लेबल्ड फॉस्फेट है ये इसके अंदर इनकॉर्पोरेट कैसे हुआ। तो ये हुआ है एंड फिलिंग रिएक्शन से। कैसे हुआ है? एंड फिलिंग रिएक्शन से। अब देखिए मैं आपको ध्यान से बताऊं, समझिए बात को ध्यान से, कि ये स्टिकी एंड प्रोड्यूस कर रहा है। स्टिकी एंड जो इसका प्रोड्यूस होगा वो होगा जी और नीचे आएगा CC, एंड देन नीचे है आपका T, देन A, ओके, और ये एक और आया आपका G आया। ठीक है, ये तो इस टाइप से आपका आया है। तो ये क्या है? आपका एक स्टिकी एंड प्रोड्यूस हुआ है। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, ये जो आपका स्टिकी एंड यहाँ से प्रोड्यूस हुआ है तो कह रहा है एंड फिलिंग रिएक्शन, एंड फिलिंग रिएक्शन करनी है। तो एंड फिलिंग रिएक्शन मतलब ये जो एंड बने हैं इसको फिल करना है। इसको क्या करना है बच्चों? फिल करना है। ठीक है, तो जब आप इसको फिल करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इसको फिल करेंगे तो यहाँ पे C का अपोजिट होगा आपका G, T का होगा आपका A का होगा T, और यहाँ पे आएगा फिर से G की जगह आएगा C। इज दैट क्लियर? यहाँ तक कोई तो प्रॉब्लम नहीं है। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। क्या कह रहे हो? ध्यान से सुन रहे हैं इतनी देर से। ठीक है, कोई नहीं। चलिए देखिए, ये जो आपका C है, ये जो एंड फिलिंग रिएक्शन से यहाँ पे आया है, किससे आया है? एंड फिलिंग रिएक्शन से। वो किसके थ्रू आया है? वो इसके थ्रू आया है। ये जो C है यहाँ पे क्या है? रेडियो लेबल्ड है। कैसा है? रेडियो लेबल्ड है। तो ये जो C है वो इस तरीके से आपका रेडियो लेबल्ड हो रहा है। यानी कि अब आपके माइंड में एक चीज़ आपको क्लियर हुई होगी कि जो रेडियो लेबल्ड है वो कहाँ से आ रहा है। रेडियो लेबल्ड आ रहा है यहाँ से। ये जो एंड फिलिंग रिएक्शन हुई, पहले हमने क्या किया? 8 किलो बेस पेयर का DNA है, उसके यहाँ पे 3 साइट हैं। अब हमें नहीं पता वो किस किस की है, बट हमें पता है BAM-H1 और हे3 में से कोई एक साइट यहाँ पे है तीनों की। ठीक है, अब जब ये कट करेगा, अगर मान लीजिए किसने कट किया है? BAM-H1 ने कट किया है, तो BAM-H1 के जैसे से जो फ्रैगमेंट बनेगा उससे स्टिकी एंड बनेगा, और उस स्टिकी एंड को फिल किया जाएगा किससे? एंड फिलिंग रिएक्शन से। और उसकी वजह से क्या होगा? एक आपका इंट्रोड्यूस हो जाएगा। क्या इंट्रोड्यूस हो जाएगा? रेडियो लेबल्ड C आपका इंट्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, बट दूसरी तरफ अगर आपका हे3 से क्लीव हुआ है तो क्या बनेंगे? ब्लंट एंड। क्या बनेंगे? ब्लंट एंड बनेगा। अब बताइए, ब्लंट एंड जो बनेंगे ये क्या है? ब्लंट एंड प्रोड्यूस हो रहे हैं ना यहाँ से, तो ये ब्लंट एंड है। इसमें तो आप फिलिंग नहीं कर सकते, तो यहाँ पे एंड फिलिंग रिएक्शन हे3 के लिए एंड फिलिंग रिएक्शन नहीं होगी। किसके लिए होगी? सिर्फ BAM-H1 के लिए। तो जहाँ पर BAM-H1 की साइट है उस फ्रेगमेंट के लिए एंड फिलिंग रिएक्शन है, और उसमें क्या है? आपको क्या शो होगी? रेडियो एक्टिविटी सिर्फ वहीं पे शो करेगा। ब्लंट एंड वाले जो बनेंगे आपके फ्रेगमेंट्स, उसमें क्या है? आपको रेडियो एक्टिविटी देखने के लिए नहीं मिलेगी। क्लियर है? इसीलिए शायद ये जो बैंड है जो कि आपका ETBR में तो विजिबल है बट यहाँ पे विजिबल नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इसके दोनों एंड, ये जो फ्रेगमेंट है इस फ्रेगमेंट के जो दोनों एंड हैं वो क्या है? ब्लंट एंड है। क्या है? ब्लंट एंड। आप कहेंगे दोनों एंड ब्लंट क्यों है? बच्चों दोनों एंड ब्लंट इसलिए है क्योंकि अगर एंड फिलिंग रिएक्शन होती तो एक ना एक तो यहाँ पे रेडियो लेबल्ड आ जाता ना, या तो यहाँ पे कोई एक ना एक रेडियो लेबल्ड आ जाता C, या फिर यहाँ पे आ जाता। बट एक भी रेडियो लेबल्ड आ जाएगा तो वो बैंड यहाँ पे विजिबल हो जाएगा, बट यहाँ पे एंड विजिबल नहीं है। तो इसका मीनिंग ये है कि आपका ये ब्लंट एंडेड है। तो यानी कि जो 1 किलो बेस पेयर का 1 KB का जो आपका ये फ्रेगमेंट है इसके दोनों एंड ब्लंट हैं। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि 8 किलो बेस पेयर में ये 1 KB कहाँ पर है, ये 1 KB कहाँ पर है, ये हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। इतना क्लियर हो गया? रेडियो लेवल ये इंफॉर्मेशन हमारी यूज़ की है। तो देखते हैं यहाँ पर। तो देखिए इन्होंने दिया हुआ है कि ये 2 किलो बेस पेयर, 2 किलो बेस पेयर, फिर 3 किलो बेस पेयर और 1 किलो बेस पेयर। अब आपको पता है कि आपको क्लियरली शो हो गया कि 1 किलो बेस पेयर सिर्फ यहीं पर है। कहाँ पर है 1 किलो बेस पेयर? ये तो 3 किलो बेस पेयर है। अगर 3 किलो बेस पेयर का तो बैंड नहीं दिख रहा है हमें, यहाँ पे बैंड किसका दिख रहा है?
जो कि विजिबल नहीं हुआ ATBR में, वो क्या है 1 किलो बेस पेयर का, वो कहाँ पर है, वो बैंड ये वाला है। तो ये जो फ्रैगमेंट है, जब यहाँ पे कोई कट करेगा तो उसकी वजह से 1 किलो बेस पेयर का बैंड बनेगा। यहाँ पर जब भी कोई एंजाइम इस फ्रैगमेंट को कट करेगा तो इसकी वजह से 1 KB का बैंड बन रहा है। और ये जो 1 KB का जो फ्रैगमेंट है वो उसके दोनों एंड कैसे हैं, ब्लंट एंड है। मैंने आपको बताया कि ब्लंट एंड क्यों है, क्यों है ब्लंट एंड, ये मैंने आपको रीज़न क्लियर कर दिया है कि ब्लंट एंड क्यों है। क्योंकि इसको कट किसने किया होगा ब्लंट एंड बनाने के लिए, इसको कट किया होगा हे3 ने। तो यानी कि आप ऐसा ऑप्शन देखिए जहाँ पर यहाँ पे हे3 हो, तो हे3 यहाँ पर है और एक ये, तो ए ऑप्शन हो सकता है या फिर ऑप्शन नंबर डी हो सकता है। इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है, बैम H1 ये वाले ऑप्शन नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, मैंने आपको बता दिया, 1 किलो बेस पेयर के दोनों एंड क्या है, ब्लंट है। इज दैट क्लियर? क्योंकि उसमें एंड फिलिंग रिएक्शन नहीं हुई तो इसलिए वो ऑटो रेडियोग्राफ में, यहाँ पर ऑटो रेडियोग्राफ में, यहाँ पर ऑटो ETBR में तो शो हो रहा है बट यहाँ पर ऑटो रेडियोग्राफ में शो नहीं हो रहा है क्योंकि दोनों एंड ब्लंट है। बच गए, अब हमारे पास 2 पोजीशन बच गई है। अब 2 पोजीशन पे हमें बताना है कि बैम H1 है या हे3 है क्या है, तो ये हमें बताना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, फाइंड आउट करते हैं कैसे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 3 किलो बेस पेयर का जो बैंड है, अब इस पर नज़र डालिए 3 किलो बेस पेयर के बैंड पे। 3 किलो बेस पेयर का जो बैंड है ये इस पर कितनी इंटेंसिटी शो कर रहा है, 300। और 2 किलो बेस पेयर का जो एंड है उस पर कितनी इंटेंसिटी शो कर रहा है, 900। तो यानी कि 3 से 900 हुआ, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई हुआ, यानी कि इंटेंसिटी कितने टाइम इंक्रीज हो गई, 3 टाइम इंटेंसिटी इंक्रीज हो गई। तो अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, इसका मीनिंग ये हो सकता है कि अगर ये 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए देखते हैं, एक काम करते हैं, अब हम पहले ऑप्शन से आंसर निकालते हैं। अब क्या करते हैं, ऑप्शन से आंसर निकालते हैं। ये तो हमारा क्लियर हो गया है कि फर्स्ट वन क्या है आपका, हे3 है। फर्स्ट वन आप क्लियर हो गया कि ये आपका हे3 है, रोमन नंबर में लिखते हैं। अब पहला वाला ऑप्शन कह रहा है कि ये भी बैम H1 है, ये भी बैम H1 है और ये वाला भी बैम H1 है। तो हम यही मान लेते हैं कि ये दोनों क्या है बच्चों, बैम H1 है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए को करेक्ट मान करके देखते हैं कि हमें ये मिलता है, रेडियोग्राफ नहीं मिलता है। ठीक है, तो पहले हमने 2 ऑप्शन एलिमिनेट करे और हम ऑप्शन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए तो करते हैं ऑप्शन से सॉल्व, कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर यहाँ पे बैम H1 कट करे और यहाँ पे बैम H1 कट करे तो एक कट यहाँ पे लगा, एक कट यहाँ पे लगा और हे3 ने यहाँ कट किया। तो ये जो 3 किलो बेस पेयर का जो फ्रैगमेंट है मैं इसके लिए बना रहा हूँ। तो 3 किलो बेस पेयर का फ्रैगमेंट कैसे बनेगा, एक साइड से तो ब्लंट एंड बनेगा, एक साइड से कैसा बनेगा बच्चों, ब्लंट एंड। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कौन सी साइड थी, यहाँ पे साइड थी हे3 की। तो हे3 की साइड कैसा एंड प्रोड्यूस करती है, ब्लंट। और दूसरी तरफ क्या है, बैम H1। तो बैम H1 कैसा प्रोड्यूस करता है, स्टिकी एंड। बैम H1 कौन सा किस टाइप का वो एंड जनरेट करता है, स्टिकी एंड। और स्टिकी एंड के बाद क्या होगा, जैसे स्टिकी एंड बनेगा उसके बाद आपका एंड फिलिंग रिएक्शन चलेगी। एंड फिलिंग रिएक्शन से यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, जो कि मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया था। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि यहाँ पे ये सी इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। आगे आते हैं। ठीक है, तो ये आपका सी फ्रैगमेंट यहाँ पे इनकॉर्पोरेट हो गया। अब देखते हैं, तो यहाँ पर अब एक और बना लेते हैं। अब ये तो हमें क्लियर हो गया कि ये वाला फ्रैगमेंट तो हमें क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट फ्रैगमेंट है ये वाला फ्रैगमेंट जो है ये आपका 2 किलो बेस पेयर का। अब मैं इसको ड्रॉ करने जा रहा हूँ, 2 किलो बेस पेयर का जो फ्रैगमेंट है इसको ड्रॉ करते हैं। तो इसके तो दोनों एंड पे क्या है, बैम H1 है, दोनों एंड पे बैम H1 है। तो इसके दोनों एंड कैसे होंगे बच्चों, इसके दोनों ही एंड स्टिकी होंगे। क्या होंगे, इसके दोनों एंड स्टिकी होंगे। ये लीजिए, और इसके बाद यहाँ पर भी क्या होगी बच्चों, एंड फिलिंग रिएक्शन होगी। और एंड फिलिंग रिएक्शन कौन कर रहा है, क्लिनो फ्रैगमेंट कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे भी सी आ जाएगा और यहाँ पर भी सी आ जाएगा। इज दैट क्लियर? अब बात करते हैं ये जो आपका लास्ट फ्रैगमेंट है ये वाला, ये 2 की भी, इसके सिर्फ इस साइड पे एक बैम H1 है। तो एक साइड ब्लंट होगी और एक साइड पे आपका क्या होगा, स्टिकी एंड होगा। तो ब्लंट और यहाँ पे आ गया आपका स्टिकी एंड। ठीक है, क्लियर है? एक चीज मैंने यहाँ पे गलत कर दी, वो ये है कि बच्चों ये स्टिकी एंड ऊपर की साइड बनेगा, एक साइड क्या है ऊपर की तरफ बनेगा, एक साइड नीचे की तरफ बनेगा। ठीक है, वो आप देख लेना। ठीक है, तो इसको दोबारा से बनाएंगे इरेज करके, ज़रूरत नहीं थी वैसे, समझना ही था तो बना देते हैं, कोई बात नहीं। ये लीजिए इस तरीके से, तो यहाँ पर ऊपर है, एक साइड नीचे, और इसको फिर ऊपर बनाना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप बस समझ लीजिए कि यहाँ पर क्या है, 2 स्टिक एंड बन रहे हैं। और तो इसकी वजह से क्या है यहाँ पर
इस वाले फ्रैगमेंट में 2 स्टिकी एंड बने और इस वाले में कितने बने, 1 स्टिकी एंड बना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो कुछ है नहीं ना, यहाँ पे कोई साइट ही नहीं थी, तो ये यहाँ पर क्या है, ब्लंट है, ठीक है, और ये क्या है, स्टिकी हो गई। क्लियर है? यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है। तो ये बच्चों 2 किलो बेस पेयर का है, क्योंकि ये लास्ट वाला फ्रैगमेंट है। ये वाला भी जो आपने पढ़ा ये भी 2 किलो बेस पेयर का है, ये बीच में था, ठीक है, यहाँ पर दोनों साइड में BMH1 थी। और ये वाला जो था ये 3 किलो बेस पेयर का है, ये कितना है, 3 किलो बेस पेयर का, जहाँ पर है 3 और ये BMH1 है। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है। अब समझते हैं अपने रिजल्ट को। अगर हमारा रिजल्ट इससे मैच किया तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, अगर इससे मैच नहीं किया तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, आंखें बंद करके आप टिक कर देना अगर इससे मैच नहीं किया। क्लियर है? तो देखते हैं कौन सा मैच करता है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं 3 किलो बेस पेयर की। तो 3 किलो बेस पेयर में कितने स्टिकी एंड है, मतलब कितने रेडियो एक्टिविटी मॉलिक्यूल है, एक ही रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल यहाँ पर आएगा। मतलब इसकी इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए, 1 यूनिट। क्यों 1 यूनिट? क्यों? मैंने आपको बताया था 1 यूनिट का मतलब क्या होता है, कि जब आप 1 यूनिट मैंने आपको पहले कई बार बताया, ठीक है। 1 यूनिट से यहाँ मतलब है कि ये सिर्फ यहाँ पर क्या है, एक ही साइट ऐसी थी इन फ्रैगमेंट्स में सिर्फ एक ही साइट ऐसी थी जहाँ पर आपका रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल बाइंड हुआ। ठीक है, क्लियर है? तो इसको हम क्या मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं, 1 यूनिट, क्योंकि जब 1 आपका एक रेडियो एक्टिव बाइंड करेगा, मतलब एक पोजीशन पर अगर रेडियो एक्टिव बाइंड करेगा तो वो क्या शो करेगा, 1 यूनिट इंटेंसिटी शो करेगा। क्लियर है? अब बाकी दूसरे बैंड पाते हैं। ये क्या है बच्चों, 2 KB के बैंड है। 2 KB के बैंड तो बच्चों एक ही पोजीशन पर आएंगे ना, अलग अलग पोजीशन पे तो नहीं आएंगे। तो इनकी जो इंटेंसिटी है वो क्या होगी, कंबाइंड। क्या होगी बच्चों, कंबाइंड इंटेंसिटी होगी। क्यों? क्योंकि 2 KB के बैंड जेल पे अलग अलग नहीं दिखाई देंगे, ये दोनों एक ही जगह पर आएंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं इनके पास कितने रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल है। तो इसके पास एक पोजीशन ये है, एक पोजीशन ये है और एक पोजीशन ये है। तो यानी कि यहाँ पर क्या है, हमारे पास 3 ऐसी पोजीशन है जहाँ पर आपका रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल बाइंड किया हुआ है। तो 3 जगह पे बाइंड किया हुआ है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये शो करेगा 3 यूनिट इंटेंसिटी। ये 3 यूनिट इंटेंसिटी शो करेगा, ये 1 यूनिट इंटेंसिटी शो करेगा। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि कितनी पोजीशंस पर आपका वो रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल बाइंड करने के लिए अवेलेबल है। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम बात करते हैं हमारे रिजल्ट की। क्या हमारा रिजल्ट इससे मैच करता है? तो जैसा मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 300 है और ये 900 है, तो 300 के कंपेरेटिवली 900 कितना है, 3 टाइम्स ज़्यादा है। इसका मतलब ये 1 यूनिट, और देख सकते हैं, और ये क्या है आपका 3 यूनिट को शो कर रहा है। 3 3 या 9, तो 300। तो इसलिए क्या है, ये 300 था और ये 900 था। 300 का मतलब 1 यूनिट इक्वल्स टू क्या है आपका 300 है, और 3 यूनिट, अगर 1 यूनिट 300 है तो 3 यूनिट कितना हो जाएगा, 900। सिंपल सी बात है। क्लियर है? तो इसका मतलब हमारा रिजल्ट बिल्कुल मैच कर गया है जो हमने सोचा था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारा करेक्ट आंसर है। इज दैट क्लियर? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि वो इससे मैच नहीं करेगा। 1 यूनिट मतलब एक पोजीशन पे आपका बाइंड हुआ, और 3 यूनिट मतलब 3 पोजीशन पे बाइंड किया, तो इसलिए 3 यूनिट ने मिलकर के कितनी दी इंटेंसिटी, 900, और एक यूनिट ने कितनी दी, 300। तो अगर एक यूनिट 3 देती है तो 3 यूनिट कितनी देंगी, 900। क्लियर है? और डी ऑप्शन अगर आप लेकर के चलते तो वो रिजल्ट आपका यहाँ पे मैच नहीं करता, वो आपको पता चल जाता। ठीक है, क्लियर? यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये आपका कंप्लीट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।